नमस्कार। उद्भव क्लासेस नखा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, हमारा जो बिंदु चल रहा था उस बिंदु का नाम था शब्द विचार। हमारा जो बिंदु चल रहा था ना उस बिंदु का नाम क्या था? शब्द विचार था। और इस वाले बिंदु में हमने ये देखा था कि विकार के रूप में शब्दों के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों देखना, विकार के आधार पर शब्दों के भेद। दोस्तों ऐसा है, विकार के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। विकार के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। उसमें है नंबर एक, कौन सा है? विकारी शब्द। एक कौन सा है दोस्तों? विकारी शब्द है। और नंबर दो कौन सा हो गया? अविकारी शब्द। ये दो है भेद। विकार के आधार पे शब्दों के दो भेद हो गया। एक तो आ गया आपके विकारी शब्द और दूसरा हो गया अविकारी शब्द। अब दोस्तों ये देखना है कि क्या होता है विकारी और क्या होता है अविकारी। दोस्तों ध्यान से सुनना, वे शब्द जो लिंग, वचन, काल और कारक के द्वारा अपना स्वरूप बदलते हैं उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। और जो शब्द अपना लिंग, वचन, काल और कारक के द्वारा अपना स्वरूप नहीं बदलते उनको क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द कहा जाता है। जहां पर अ उपसर्ग ऐड हो जाता है तो अ उपसर्ग का मतलब क्या होता है? नहीं या रहित। जहां पर अ उपसर्ग ऐड हो जाता है तो अ का मतलब क्या हो जाता है? नहीं। ये ध्यान देना। यानी वे शब्द जो अपने लिंग, वचन, काल, कारक के द्वारा, ध्यान से सुनना, मैं अब इसकी विकारी शब्द की मैं आपको लिखवा रहा हूं डेफिनेशन। ध्यान से सुनना कि जो शब्द लिंग, वचन, काल व कारक के द्वारा अपना स्वरूप बदल लेते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। दोस्तों ध्यान देना, यह है विकारी शब्द की डेफिनेशन है। जो शब्द लिंग, वचन, काल व कारक के द्वारा अपना स्वरूप बदल लेते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। दोस्तों ध्यान देना, विकारी की मैंने आपको सामने डेफिनेशन लिखवा दी है। अब आपको अपने आप लिखनी है अविकारी शब्द की डेफिनेशन। इसमें अंतर क्या है? अंतर बस ओनली फॉर थोड़ा सा है। क्या? कि जो शब्द लिंग, वचन, काल व कारक के द्वारा अपना स्वरूप नहीं बदलते उन्हें अविकारी शब्द कह देते हैं। यह था दोस्तों विकारी और अविकारी शब्दों में अंतर। अब दोस्तों देखते हैं कि विकारी शब्दों के भेद कितने होते हैं। विकारी शब्द जो होते हैं ना, विकारी शब्द के भेद, दोस्तों ध्यान से सुनना, विकारी शब्द के भेद होते हैं 4 और अविकारी जो होते हैं ना शब्द, उनके भी भेद होते हैं कितने? 4। यानी विकारी शब्द के भेद भी होते हैं 4 होते हैं और अविकारी शब्दों के भेद भी 4 होते हैं। अब देखना दोस्तों, विकारी शब्द के 4 भेद कौन कौन से हैं। तो मैं पहले विकारी शब्दों के भेद यहाँ लिख रहा हूँ। दोस्तों ध्यान आपको देना है। अब देखना ध्यान से कि कौन कौन से विकारी शब्द है। नंबर 1 है अपना संज्ञा। ये क्या है? विकारी शब्द है। और नंबर 2 कौन सा हो गया? नंबर 2 हो गया सर्वनाम। ये भी क्या है? विकारी शब्द है। नंबर 3 कौन सा हो गया? विशेषण। नंबर 3 क्या हो गया? विशेषण।
और नंबर 4 कौन सा हो गया दोस्तों? नंबर 4 हो गया कि क्रिया। ये जो मैंने लिखे ना चारों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 विकारी शब्दों के भेद है दोस्तों। अब आपको मैं ये बताऊंगा कि अविकारी शब्दों के भेद कौन कौन से हैं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ अविकारी शब्दों के भेद। दोस्तों ध्यान से देखना कि कौन कौन से अविकारी शब्दों के 4 भेद है। नंबर 1 आता है आपका क्या? सबसे पहले क्रिया विशेषण। 1 नंबर पे क्या आ गया? क्रिया विशेषण, यानी वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बदलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कि क्रिया विशेषण कहते हैं दोस्तों। फिर नंबर 2 क्या आ गया? 2 आ गया समुच्चय बोधक अव्यय। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखना, अव्यय का क्या मतलब? ए का मतलब नहीं और व्यय का मतलब क्या होता है? व्यय का मतलब होता है खर्च, जो खर्च नहीं होते, यानी जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता, उन्हें अविकारी भी कह सकते हैं और अव्ययी शब्द भी कह सकते हैं। ये अव्यय और अविकारी आपस में क्या है? समानार्थी शब्द है दोस्तों। नंबर 3 है वो है अपना संबंध बोधक अव्यय। और नंबर 4 हो गया दोस्तों विषम यादि बोधक अव्यय। दोस्तों ध्यान देना, विकारी शब्दों के भी मतलब भेद 4 है और अविकारी शब्दों के भेद 4 है, लेकिन एक अविकारी भेदों में एक और होता है, वो है नंबर 5 है, जिसका नाम होता है निपात। क्या नाम होता है? निपात। आपने देखे होंगे कहीं कहीं आते हैं सेंटेंस में लिखा हुआ एव ही, ये जो होते हैं ना, इनको कहते हैं विकार कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, क्या? अगर आपसे एग्जाम में ऐसे आपसे पूछ लिया जाए कि अविकारी शब्दों के भेद कितने होते हैं, तो वहां आपको 5 नहीं लिखना दोस्तों, वहां भी आपको 4 ही लिखना है। ये ध्यान रखना पक्का। होते तो है 5 वेद, लेकिन वेदों में जो मतलब क्या है काउंटेबल है ना, वो 4 ही है, इसलिए आपको 4 ही देना है। ओके दोस्तों, ये था विकारी और अविकारी शब्दों के भेद। अब दोस्तों ध्यान देना, आज हम मतलब इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? विकारी शब्दों का सबसे मेन भाग है पहला भेद, ये क्या है? संज्ञा है। ये अपन संज्ञा के बारे में इस वीडियो में ध्यान से पढ़ेंगे। ये इतना मैंने आपको समझा दिया था, किसमें? ये हमने समझा दिया था पिछली वीडियो में। दोस्तों ध्यान देना, आज हम संज्ञा के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको आ भी होगा समझ में। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में, क्या होता है संज्ञा। आज हमारा मेन बिंदु क्या होगा? संज्ञा, क्योंकि संज्ञा से संबंधित भी सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हम संज्ञा का अध्ययन भी बहुत अच्छे ढंग से करने वाले हैं। आप मेरा साथ देना, बहुत अच्छा आपको पढ़ेंगे। दोस्तों आज का बिंदु स्टार्ट हो रहा है, उस बिंदु का नाम है संज्ञा। दोस्तों ध्यान देना, वैसे अक्षय, तत्प्रय, ज्ञेय और ये अपना हो गया श्रेय, इन चारों को क्या कहा जाता है? इन चारों को कहा जाता है संयुक्ताक्षर। क्या कहा जाता है? संयुक्ताक्षर कहा जाता है। क्यों? इसलिए कहा जाता है कि ये चारों के चारों, 2 तो इसमें व्यंजन आते हैं और एक इसमें क्या आता है? स्वर आता है। ये मतलब है ना 3 मतलब वर्ण मिलकर के और इनका निर्माण करते हैं। देखना दोस्तों कैसे, जैसे ये ले लिया मैंने अक्षय, ये क हलंत, स हलंत और ये ए। ये दोस्तों क्या है? दोनों व्यंजन है और ये क्या है? ये स्वर है। ये 2 क्या हो गए दोस्तों? ये 2 तो हो गए व्यंजन और एक ये क्या हो गया?
स्वर। ऐसे ही ये देख लो रेखा देख लो, ये अपना आ गया तय हलंत, रय हलंत और ये ए, यानी ये क्या है दोनों, ये दोनों व्यंजन है और ये क्या है, ये एक आ गया स्वर और ये है ये। मैं इसको समझाने के लिए ये सारे मैंने लिए ये जान लेना, क्योंकि संज्ञा में ये वाला ना ये क्या है, ये क्या है, ये भी शामिल है, इसलिए पहले मैं इसके बारे में समझाना चाहता हूँ। देखना दोस्तों, इसका होता है निर्माण कैसे, जय योग ये और योग है, इसका निर्माण ये है। अब देखना उच्चारण तो हम इसका करते हैं जय, लेकिन इसका निर्माण किससे होगा, जय हलंत, ये हलंत और ऐसे। तो दोस्तों इसका अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, संज्ञा, इसको अपन ना संज्ञा भी कह सकते हैं और संज्ञा भी कह सकते हैं। देखना दोस्तों ठीक है ना, क्योंकि आधा जय और ये मिल करके ये और मतलब ए मिल गया तो पूरा हो गया ये, फिर आपकी मात्रा लगा दी, ठीक है। तो ये क्या है संज्ञा और ये क्या है संज्ञा, ये दोनों उच्चारण इसके ही है दोस्तों, ध्यान देना। ये है इसका शुद्ध उच्चारण है ये, लेकिन ये उच्चारण लोक प्रचलन में नहीं है, लोक प्रचलन में नहीं है। ये उच्चारण लोक प्रचलन में नहीं होने के कारण हम इसका उच्चारण संज्ञा नहीं करते हैं, संज्ञा करते हैं। हम इसका उच्चारण विज्ञान करते हैं। ये क्या लिखा मैंने, विज्ञान, और इसका ना एकदम शुद्ध उच्चारण क्या होता है, विज्ञान होता है दोस्तों। लेकिन विज्ञान को कोई समझता नहीं है, इसलिए क्योंकि मतलब वो लोक वाले प्रचलन में नहीं है, इसलिए मतलब क्या है कि विज्ञान कोई समझता नहीं है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं विज्ञान, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने इसके बारे में आपको मैंने थोड़ा बता दिया, ठीक है। अब दोस्तों अपन बात करेंगे कि हाँ संज्ञा के मूल भेद कितने होते हैं। ये आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसका आपको आंसर देना है क्या, कि संज्ञा इसे कहते हैं। अपन पहले इसका आंसर लिखते हैं दोस्तों, ध्यान देना कि संज्ञा किसे कहते हैं। दोस्तों ध्यान देना कि संज्ञा क्या है, संज्ञा है मतलब दुनिया के सारे नाम, ये दोस्तों ध्यान देना। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है, दुनिया के सारे नाम, मतलब क्या है इसका कि संसार में जितने भी नाम है ना वो सारी की सारी संज्ञा है, ये ध्यान देना। जैसे किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, और वस्तु का नाम हो सकता है, स्थान का नाम हो सकता है और भाव का भी नाम हो सकता है। यह दोस्तों ध्यान देना कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही तो संज्ञा कहते हैं ना, यानी कि मतलब दुनिया के जितने सारे नाम हैं वो संज्ञा ही है दोस्तों, ध्यान देना। अब इनमें क्या है, व्यक्ति, वस्तु और स्थान और भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यह थी दोस्तों संज्ञा की डेफिनेशन। अब दोस्तों आपको इसमें क्या समझना है, ध्यान देना कि संज्ञा के मूल भेद कितने होते हैं। ये आपका प्रश्न है, इसका आंसर हम ध्यान से देने वाले हैं। आप भी ध्यान रखना कि संज्ञा के मूल भेद कितने हैं। दोस्तों संज्ञा के मूल भेदों की संख्या मैंने आपसे पूछी है और मैं ही इसका आपको आंसर भी बताऊंगा। हो सकता है आपको इसका आंसर आता होगा। मेरा है दूसरा प्रश्न आज कि संज्ञा के मूल भेद कितने हैं, यह दोस्तों मेरा है प्रश्न है। ए में मैंने दे दिया 2 भेद, ब में मैंने दे दिया भेद 3, स में मैंने दे दिया भेद 5 और द में मैंने दे दिया उपरोक्त सभी। अब दोस्तों आपको इसका आंसर सोच के मेरे को बताना है कि संख्या के मूल भेदों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों ये आपको देखना है। अब देखना दोस्तों क्या होता है, मैंने लिखा था डेफिनेशन में कि
किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और हमने आज तक संज्ञा के भेद मतलब कहीं तो हमने पढ़े हैं कितने, 3 पढ़े हैं, कहीं हमने 5 भी पढ़े हैं, है ना दोस्तों। लेकिन ध्यान देना बेटा, संज्ञा के मूल भेदों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो यहाँ आंसर सही क्या हो जाएगा, ए आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि संज्ञा के मूल भेदों की संख्या 2 है। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि सर जब संज्ञा के मूल भेदों की संख्या 2 है तो 2 होगी किस प्रकार, 2 कैसे होंगे, ये हमें समझाने की आवश्यकता है। तो आपको ये मैं संज्ञा के मूल भेदों के बारे में समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझ। दोस्तों देखना, संज्ञा के 2 भेद भी होते हैं, संज्ञा के 3 भेद भी होते हैं और संज्ञा के 5 भेद भी होते हैं। वो होते हैं कि किस किस प्रकार होते हैं वो आपको समझना है कि 2 भेद के कैसे हो गए और 3 भेद की मतलब क्या है कैसे हो गए और 5 भेद भी कैसे हो गए, ये आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों ध्यान देना, मैंने लिखा था संज्ञा की डेफिनेशन में कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। दोस्तों ध्यान देना, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये जो तीनों है ना, ये क्या है, दृश्य है, इनको अपन आंखों से देख सकते हैं, दृश्य है। लेकिन ये जो भाव है ना, ये क्या है, ये अदृश्य है। ये भाव क्या है, अदृश्य है ना। मतलब इसको अपन फील ही कर सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं भाव को, लेकिन इसको आंखों से देख नहीं सकते दोस्तों। इसलिए ये जो भाव है वो क्या है, अदृश्य है। और व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये तीनों के तीनों क्या है, ये हैं तीनों आपके दृश्य, ठीक है। और ये जो चौथा है ये ना भाव, ये क्या है, अदृश्य। तो संज्ञा के मूल भेद हो गए 2, कितने, 2। ध्यान देना दोस्तों, संज्ञा के मूल भेद 2 होते हैं। अब देखना 2 कौन कौन से होते हैं, ध्यान से देखना दोस्तों। एक तो हो गया दृश्य और एक हो गया अदृश्य। दोस्तों ध्यान देना, एक तो हो गया दृश्य और दूसरा कौन सा हो गया, अदृश्य। अब देखना आप लोग, दृश्य को क्या कहते हैं और इसको कौन से नाम से पुकारा जाता है। तो दृश्य को कहा जाता है मूर्त संज्ञा, क्या, मूर्त, और अदृश्य को अमूर्त संज्ञा, अमूर्त संज्ञा, ठीक है। आप देखना, और इसको किस नाम से पुकारा जाता है, जो दृश्य है ना, इसको कहा जाता है वास्तविक संज्ञा। क्या कहा जाता है, वास्तविक संज्ञा। और अमूर्त और अदृश्य को अवास्तविक संज्ञा, अवास्तविक संज्ञा। और इसको किन किन नामों से पुकारा जाता है देख लेते हैं थोड़ा। हाँ, ये बहुत अच्छा नाम है। अपन दृश्य को कह सकते हैं हार्डवेयर, इंग्लिश में दृश्य को हमने हार्डवेयर का रूप दे दिया, और अदृश्य वालों को सॉफ्टवेयर। अब आपको समझ आ गया होगा कि अदृश्य और मतलब दृश्य, मूर्त और अमूर्त में क्या क्या अंतर है दोस्तों। अब एक इसका नाम आ रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट नाम आ रहा है, वो नाम एग्जाम की दृष्टि से मोस्टफुल मतलब पावरफुल होगा, ये ध्यान देना। कौन सा नाम देखो दृश्य वाली संज्ञा में, ये नाम दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये नाम क्या हो गया, यथार्थवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, यथार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। और अदृश्य वाले में क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, क्योंकि जो भाव होते हैं ना वो अदृश्य होते हैं। अब दोस्तों देखना, दृश्य बोल दो, चाहे अपन बोल सकते हैं मूर्त बोल दो, चाहे वास्तविक बोल दो, चाहे हार्डवेयर बोल दो, और या बोल दो यथार्थवाचक संज्ञा, ये सारे इसी के दृश्य के नाम हैं। और अदृश्य वालों में देखो, अदृश्य बोल दो चाहे तो, चाहे मूर्त बोल दो, चाहे वास्तविक बोल दो, चाहे सॉफ्टवेयर बोल दो, चाहे भाववाचक बोल दो। दोस्तों ये है संज्ञा के मूल भेद। अब मुझे आशा है कि आपको संज्ञा के 2 मूल भेद जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब क्या समझना है वो दोस्तों देखना है आपको। क्या ये जो आपको दिखाई दे रही है संज्ञा के 2 मूल भेदों की सारणी के रूप में जो मैंने लिखे हैं, ये जो आपको संज्ञा के 2 मूल भेद दिखाई दे रहे हैं ना,
अभी इसी में आपको थोड़ा और क्या देखना है, ये जो संज्ञा है ना यथार्थवाचक संज्ञा, इसके 4 भेद होते हैं दोस्तों। यथार्थवाचक संज्ञा, यथार्थवाचक संज्ञा, और इधर मैं लिख देता हूं भाववाचक संज्ञा, क्योंकि ये क्या है, ये संज्ञा के 2 मूल भेद है। ये जो यथार्थवाचक जो संज्ञा है ना, इसके दोस्तों 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। यहां मैं लिख देता हूं 4 भेद, ठीक है। इसका कोई भेद नहीं होता, इसका कोई भेद नहीं होता, इसका भाववाचक का। दोस्तों देखना कि 4 भेद कौन से होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला कौन सा दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा, हाँ जी ये ध्यान देना है, दत्पर्यवाचक संज्ञा। दत्पर्य और दत्पर्य में बहुत अंतर है। दत्पर्य यानी कि पदार्थ को बोलते हैं, दत्पर्यवाचक संज्ञा। और नंबर 4 कौन सा हो गया? समूह है या समुदायवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा। दोस्तों ये 4 भेद कौन से संज्ञा के हैं? ये 4 भेद है यथार्थवाचक संज्ञा के 4 भेद है। नंबर 1 कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 कौन सा है? दत्पर्यवाचक संज्ञा। और नंबर 4 कौन सा है? समुदायवाचक संज्ञा। ये थे दोस्तों। अब देखना कि संज्ञा के अब भेद कितने हो गए हैं आपके सामने। एक तो है अपना कौन सा? भाववाचक। और ये भेद हो गए कितने? 4 भेद हो गए किसके? यथार्थवाचक के। तो ये हो गए आपके 4 ये भेद और 1 ये भाववाचक भेद, यानी कि सारे भेद कितने हो गए? 5। ये क्या है? 2। ये 2 भेद तो संज्ञा के मूल भेद 2 है। और इस प्रकार संज्ञा के 5 भेद होते हैं, क्योंकि कहीं कहीं हमें यह ना पढ़ने को मिलता है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो ये 5 भेद इस प्रकार होते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि यथार्थवाचक संज्ञा के 4 भेद हो गए, 1 भाववाचक हो गया, दोनों को मिला करके और पूरे 5 भेद हो गए। ये ही 5 भेद दोस्तों आते हैं संज्ञा के 5 भेद, है ना। अब दोस्तों कहीं कहीं हम ये भी देखते हैं कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। वो देखना कि 3 भेद कैसे होते हैं दोस्तों। देखना वर्तमान काल में ये जो दोनों भेद है ना, कौन कौन से? एक तो ये समुदायवाचक और एक ये आपका पर्यवाचक। ये दोनों के दोनों भेद इसमें शामिल हो गए, जातिवाचक में शामिल हो गए दोस्तों। ये दोनों भेद पर्यवाचक और समुदायवाचक, ये दोनों के दोनों भेद किसमें शामिल हो गए? जातिवाचक में शामिल हो गए दोस्तों। तो हमारा एक भेद हो गया व्यक्तिवाचक, एक हो गया जातिवाचक और तीसरा क्या हो गया? भाववाचक। इस प्रकार संज्ञा के 3 भेद होते हैं दोस्तों। अब आपको समझ आ गया होगा कि संज्ञा के 3 भेद किस प्रकार होते हैं, क्योंकि जातिवाचक में पर्यवाचक और समुदायवाचक को शामिल कर लिया गया है, इसलिए संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अब आपको मैं ये समझा दूं थोड़ा कि क्या अगर प्रश्न ऐसे आ जाए कि संज्ञा के मूल भेद कितने होते हैं, वहां दोस्तों आपको आंसर 2 ही करके आना है, ठीक है। या आ जाए कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, आ जाए सीधा आ जाए। वहां मान लो ऑप्शन 2 भी है, 5 भी है और 3 भी है, आ जाए सीधा आ जाए कि संज्ञा के भेद कितने हैं, तो आपको 5 करना है, ठीक है। अगर ये 5 नहीं आए तो वहां आप संज्ञा के भेद कितने करके आ सकते हो? 3 भी करके आ सकते हो। हमने संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेदों को अभी तक पढ़ा है। अब अपन इन मतलब 5 भेदों की समझेंगे डेफिनेशन को, ठीक है दोस्तों। ध्यान देना क्या है संज्ञा की डेफिनेशन और इन सारे भेदों की डेफिनेशन क्या क्या है, अब अपन देखेंगे दोस्तों। ध्यान से देखना, पहले मैं लिख दूं इसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा की लिख दूं मैं डेफिनेशन कि किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। होना चाहिए, विशेष होना चाहिए, ध्यान देना, ठीक है ना। विशेष व्यक्ति, देखना दोस्तों कि किसी विशेष
व्यक्ति, विशेष, स्थान, विशेष वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, चाहे वस्तु हो, होना कैसा चाहिए? विशेष होना चाहिए, स्पेशल होना चाहिए। वो कैसे? देखना दोस्तों, व्यक्ति में विशेष क्या है? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी है ना दोस्तों। और फिर है अपने प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी है ना। ये भी क्या है? विशेष व्यक्ति है, नरेंद्र मोदी। यानी विशेष व्यक्ति होना चाहिए, वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और विशेष स्थान का कहें तो विशेष स्थान है, जैसे अपना लाल किला। कौन सा? लाल किला। और वैसे आगरा का ताजमहल, ये क्या है दोस्तों? ये विशेष स्थानों में गिने जाते हैं। तो यह भी किस में गिने जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और विशेष वस्तु, वस्तु में देखना अपने जो ग्रंथ है ना, जैसे कि रामायण है, गीता है, महाभारत है, पुराण है और बाइबल है, वैसे। और अपने जैसे पवित्र अपनी जो नदियां हैं, जैसे कि गंगा है, मतलब जो विशेष विशेष वस्तु है वो सारी इसमें गिनी जाएगी दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब मुझे आशा है कि आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन में आ गई होगी। अब हम लिखते हैं इसकी जातिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन। दोस्तों ध्यान से देखना कि किसी जाति या वर्ग, समूह, दल आदि के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये दोस्तों जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा आ गई। इसके आगे है जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा। किसी जाति में यह नहीं है, ये जो अपनी होती है ना, ये एससी का है, ये ओबीसी का है, ये एसटी का है, वो वाली जाति नहीं है। वो बनी बात कर रहा कि एक मतलब अमुक जाति का नाम लेते ही पूरे की पूरी उस जाति से संबंधित जितने भी जो मतलब जो प्राणी हैं उसमें शामिल हो। जैसे मैंने लिख दिया पक्षी का, मैंने लिख दिया पक्षी, तो ध्यान देना, पक्षी का नाम आते ही सारे के सारे पक्षी, चाहे तो वो कौवा हो, कबूतर हो, मोर हो, कुछ भी हो, जितने सारे पक्षी की जो मतलब जो जात है वो सारी किसमें आ गई? पक्षी में आ गई। और जैसे अपने को पशुओं के नाम देने हैं, जैसे कि गाय है, भैंस है, बिल्ली है, कुत्ता है, तो ये पशु नाम आते हैं, वो सारे सारे पशु इसमें शामिल हो गए। जैसा नाम दे दिया मैंने सेना, तो सेना में एक सैनिक नहीं है, बहुत सारे सैनिक है ना। तो मतलब सेना का नाम आते वो सारे सैनिक इसमें शामिल मान लिए जाते हैं, है ना। जैसे नाम आ गया अपना कक्षा, तो कक्षा का नाम आती है ना, इसमें क्या है? इसके अंदर है ना बॉय भी है और गर्ल भी है, सारे सारे इसमें शामिल हो गए। ठीक है, तो ये क्या है? एक जाति है, ये एक समूह है, ये एक दल है, ये एक संगठन है। तो उसका जब हमें बोध होता हो तो वो कौन सी संज्ञा में गिने जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, मैंने दो संज्ञा की डेफिनेशन आपको समझा दी है। अब अपन समझते हैं कौन सी संज्ञा की? अपन पर्यायवाचक संज्ञा की डेफिनेशन को भी समझ लेते हैं। देखते हैं दोस्तों इसमें क्या है। देखना दोस्तों, अपने एक तो पर्याय होता है, एक तो क्या है? पर्याय, और एक होता है पर्याय। इसमें अंतर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पर्याय का मतलब क्या होता है? तरल पदार्थ। और पर्याय का मतलब क्या होता है? पदार्थ। अब इसमें क्या होता है? धातु भी हो सकता है, इसमें धातु भी हो सकता है, अधातु भी हो सकता है, ये ध्यान देना। तो जैसे अपने कहते हैं कि सोना, चांदी, पीतल, ये सारे सारे किसमें आएंगे? पर्यायवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। यानी मेरे कहने का मतलब क्या होता है
कि पदार्थों के नाम, पदार्थ जितने भी होते हैं ना, उन पदार्थों के नाम है ना, वो किसमें शामिल कर लिए जाएंगे दोस्तों, वो सारे सारे पर्यायवाचक संज्ञा में गिने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान देना क्या कि समुदायवाचक संज्ञा क्या है। यस, बहुत अच्छी संज्ञा। देखो ध्यान से, ये तो नाम से इसका तो पता चल रहा है। समुदाय क्या होता है, मतलब समुदाय कहते हैं संघ को, और समुदाय कहते हैं समूह को, समुदाय कहते हैं संगठन को, है ना। तो इतने सारे आपको मैंने नाम बता दिए, यानी किसी संघ का नाम, किसी समूह का नाम, किसी संगठन का नाम, है ना, किसी दल का नाम, किसी गुट का नाम आ जाए, वो सारा किसमें शामिल हो जाएगा, समुदायवाचक संज्ञा में। इसीलिए पदार्थों के नाम और ये संघ, समूह, संगठन, दल, गुट के नाम, ये सारे सारे मतलब आते हैं, किसमें आते हैं, जातिवाचक में आते हैं। इसीलिए इन दोनों संज्ञाओं को, समुदायवाचक को और पर्यायवाचक को हमने जातिवाचक में शामिल किया था, क्योंकि जातिवाचक एक ऐसी संज्ञा है जिसमें पदार्थों के नाम भी आते हैं और संघ, समूह, संगठन और ये है ना आपके ना दल, गुट, ये सारे सारे किसमें आते हैं, जातिवाचक में आते हैं। इसलिए इन दोनों संज्ञाओं को हमने जातिवाचक में शामिल किया था। अब दोस्तों हमें क्या बताना है, भाववाचक जो संज्ञा है ना, इसकी डेफिनेशन लिखना है ना। देखना दोस्तों, ये तो बहुत सिंपल है, क्या कि भाववाचक संज्ञा की डेफिनेशन क्या है। देखना दोस्तों कि किसी शब्द से किसी भाव का मालूम पड़े, जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों ये है भाववाचक संज्ञा की डेफिनेशन। अब दोस्तों मैं एक आपको बात, इतनी अच्छी बात बताने वाला हूं जो एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या, हाँ, अगर ये मैं लिख देता हूँ नोट लगा के, क्योंकि बहुत मोस्ट है इसमें क्या लिखा हम दोस्तों ध्यान देना। अगर भाववाचक संज्ञा के एक वचन को, अगर भाववाचक संज्ञा के एक वचन को बहुवचन बना दिया जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। ये बहुत मोस्ट है, ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि वह कौन सी संज्ञा है जो जातिवाचक में चेंज हो सकती है, बदल सकती है। तो दोस्तों ध्यान रखना है क्या कि अगर भाववाचक संज्ञा के एक वचन को अगर बहुवचन बना दिया जाए तो वह कौन सी संज्ञा बन जाएगी दोस्तों, जातिवाचक। आप देखो भाववाचक संज्ञा का एक वचन, यानी कि ये जो भाववाचक जो संज्ञा होती है ना, वो हमेशा एक वचन में ही आएगी। इसलिए अपन अगर उसका बहुवचन में हमने बना दिया तो वह क्या बन जाएगी, जातिवाचक। क्यों, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा आती है तो आती है बहुवचन में आती है, या उसको बहुवचन अपन बना देते हैं तो वो होती है जातिवाचक। और जो संज्ञा आती है ना एक मतलब क्या, एक वचन में, वो भाववाचक होती है। दोस्तों ध्यान देना, क्या बहुत सिंपल सी बातें हैं कि जैसे मैंने इसका एक एग्जांपल ले लिया मैंने, जवानी, तो ये क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। अब मैंने इसका बना दिया बहुवचन, जवानियां, तो ये दोस्तों क्या हो गया, ये जातिवाचक में बदल गया। ठीक है, जैसे होता है कुर्बानी, जैसे होता है कुर्बानी, ये क्या है, ये भाववाचक है।
अब मैंने इसको ये बना दिया कुर्बानियां, मैंने क्या बना दिया कुर्बानियां, तो ये क्या हो गया जातिवाचक। मैंने दिया मेहरबानी, मेहरबानी, तो ये क्या है, ये है अपना भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब मैंने दिया मेहरबानियां, मेहरबानियां। दोस्तों ये हो गया जातिवाचक। क्यों, एक वचन से बहुवचन बनते ही कौन सी संज्ञा में बदल जाता है, जातिवाचक संज्ञा में बदल जाता है। दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को ध्यान से, इस लाइन को याद कर लेना ध्यान से। अब दोस्तों ऐसा है, संज्ञा में मैंने आपको बहुत कुछ समझाया, लेकिन अब मैं आपको ओनली फॉर है ना ऐसी 3 लाइनें समझाऊंगा, ऐसी 3 लाइनें आपको मैं समझाऊंगा। अगर वो 3 लाइन आपके समझ में आ जाएगी ना, तो पूरी की पूरी संज्ञा से संबंधित एक भी सवाल आपका रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है ना, तो उन मतलब क्या है कि उन तीनों लाइनों को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ना है, मैं वो अपने आप देख लूंगा और फिर आपकी समस्या का समाधान भी कर दिया जाएगा। दोस्तों ध्यान देना, अब मैं वो आपके 3 लाइनें आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखें कि वो लाइनें 3 कौन सी है। दोस्तों अब आ रहा है आपके सामने पूरी कुल संज्ञा का सार, यानी अगर ये आपने 3 लाइनें ध्यान से पढ़ ली तो आपको जिंदगी भर संज्ञा से संबंधित सवाल आपका रॉन्ग नहीं जाएगा। जैसे संज्ञा का भेद हो गया पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला भेद क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और संज्ञा का दूसरा भेद जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और संज्ञा का तीसरा भेद भाववाचक संज्ञा। कौन सा है, भाववाचक संज्ञा। दोस्तों ध्यान देना, अब वो आ रही है 3 लाइनें जो आपको संज्ञा में मतलब क्या है कि पूरी की पूरी जानकारी देगी। क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा वह होती है जो दृश्य होती है, जो दृश्य मतलब जो आंखों के सामने दिखती है, अपन जिसको देख सकते हैं, वो मतलब दृश्य वाली चीजें सारी सारी इसमें जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और एक वचन में होगी, किसमें होगी, एक वचन में होगी। ऐसा नहीं कि इसको अपन कभी भी चेंज कर सकते हैं, नहीं, वो सदैव हमेशा एक वचन में ही मिलेगी आपको। वो संज्ञा जो है, जो दृश्य है और एक वचन में है, वो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आंख मूंद करके भी आप देख लेना, क्या एक वचन होना चाहिए और दृश्य होना चाहिए, वो संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही होगी। इसका आंसर आप आंख मूंद के दे सकते हो, कभी भी आंसर इसका रॉन्ग नहीं जाएगा। दोस्तों ये ध्यान देना, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा ये क्या है, ये इसका इंट्रोडक्शन, ये इसकी पहचान है। क्या, एक वचन में होना चाहिए और दृश्य होना चाहिए। आपको यहाँ तक आ गया होगा, यहाँ तक हमने एक लाइन देखी ना, अब आगे लाइन दूसरी। दोस्तों ध्यान देना कि जातीय संज्ञा की पहचान कैसे करें, दृश्य होगी, क्या होगी, दृश्य होगी। आलो ये आपके हो गया, कंफ्यूज हो गया कैसे कि सर आपने इसमें लिखा दिया दृश्य, इसमें भी लिखा दिया दृश्य, तो हम इसकी पहचान कैसे करेंगे। अभी आपका कंफ्यूज दूर कर देते हैं। ये वाली दृश्य तो होगी लेकिन बहुवचन में होगी। अगर एक वचन आ जाए और दृश्य आ जाए तो कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर दृश्य है लेकिन बहुवचन में है तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। अगर बहुवचन में नहीं आई तो बहुवचन बनाया जा सकता है, बहुवचन बनाया जा सकता है ना। ये इतना ध्यान देना है बस आपको। दोस्तों मैंने 2 लाइनें कंप्लीट कर दी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की क्या पहचान है, दृश्य होगा, एक वचन होगी, ठीक है। और जातिवाचक संज्ञा की क्या पहचान है, दृश्य होगी और बहुवचन होगी, या उसको बहुवचन अपन बना सकते हैं, तो होगी। अब भाववाचक में क्या दोस्तों, बहुत सिंपल पहचान है, अदृश्य, ऐसी चीजें जो अमूर्त हो, जो अदृश्य हो, है ना, और सदैव किसमें होगी,
एक वचन में। किसमें होगी? एक वचन में। एक वचन होगी और अदृश्य वाली होगी, वो सारी सारी किसमें जाएगी? भाववाचक संज्ञा में। अगर दोस्तों एक वचन से हमने मान लो बहुवचन में चेंज कर दिया तो वो जातिवाचक बन जाएगी, क्योंकि इसका मैं नोट पीछे लिखवा चुका हूँ। एक वचन को जैसे ही हमने बहुवचन में उसको चेंज कर दिया तो वो जातिवाचक बन जाएगी, फिर वो भाववाचक नहीं रहेगी। तो दोस्तों ध्यान देना, अदृश्य हो और एक वचन हो वहां भाववाचक संज्ञा होगी, दृश्य हो और बहुवचन हो वहां पे जातिवाचक होगी, और दृश्य हो और एक वचन हो वह हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। यह है दोस्तों वो 3 लाइनें। आपको इस सवालों से समझ, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं आपके, मतलब चाहे एग्जाम कोई सा भी हो, मतलब इसमें अगर आपको ये मतलब तीनों लाइनें अच्छी सी याद है तो आपका संज्ञा से संबंधित एक सवाल भी आपका रॉन्ग नहीं जाएगा दोस्तों। अब मुझे आशा है कि आपको संज्ञा से संबंधित सारी जानकारी मिल गई है ना दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। ओके, जय श्री राम।